नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे जनरल स्टडी के विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत भौतिकी के कुछ टॉपिक और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। कल हमने देखा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अपने वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे द्रव्य तथा उसके गुण, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रश्न उठता है, द्रव्य कहते किसे हैं? तो एक चीज़ गौर करिए, अक्सर हम अपने चारों तरफ हवा, पानी, कुर्सी, मेज, बेड या अन्य पदार्थ या वस्तुएं देखते रहते हैं। इन वस्तुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, ये कहीं न कहीं स्थान घेरते हैं, इनमें कुछ भार होता है, इनकी इंद्रियानुभूति होती है, अर्थात इन्हें इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं। इन्हीं को हम द्रव्य कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि द्रव्य बनते कैसे हैं? तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि द्रव्य का निर्माण अत्यंत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी अत्यंत कम होती है। इस कारण इन्हें अणु दूरी भी कहते हैं। साथ ही किसी द्रव्य का आयतन उसके अणुओं की दूरी पर निर्भर करता है। किसी द्रव्य का आयतन उसके अणुओं की दूरी पर निर्भर करता है। इन्हीं अणुओं की दूरी के आधार पर द्रव्य की 3 अवस्थाओं की चर्चा की गई है, जिसमें एक ठोस, दूसरा द्रव्य या द्रव, तीसरा गैस है। वैज्ञानिकों ने द्रव्य की एक चौथी अवस्था भी माना है, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं। इन्हीं ठोस के अंतर्गत हम प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी का अध्ययन करेंगे। द्रव के अंतर्गत दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व और प्लवन का अध्ययन करेंगे और गैस के अंतर्गत हम वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करेंगे। यहाँ यह जानने योग्य है कि जो पदार्थ ठोस होता है उसके अणु अत्यंत नज़दीक या पास होते हैं। इसी प्रकार द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोसों से कुछ दूर दूर और गैस के अणु द्रव से भी थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं। द्रव्य की इन तीनों अवस्थाओं का वर्गीकरण इन्हीं अणुओं के पास और दूर होने के आधार पर किया गया है। इस क्रम में अब हम पहली बार देखेंगे प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी क्या है। इससे पहले कि हम इलास्टिसिटी को समझें, हम एक बल जिसे विरूपक बल कहते हैं, जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं, के बारे में हम जानेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स वह बल होता है जो किसी वस्तु के आकार और रूप को बदल देता है। तो आइए पुनश्च हम विस्तार से देखते हैं इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। मान लीजिए एक रबड़ की गेंद है, इस पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो यह गोल आकार से बदलकर इस तरह से पिचक जाती है। रबड़ की गेंद पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो यह उस बल का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब कि यह अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करता है, मतलब वह यह प्रयास करता है कि वह पुनः से पिचकी हुई अवस्था से वह गोल अवस्था में चला जाए। इसका एक अन्य उदाहरण आम जीवन में हम स्प्रिंग में देखते हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपने सामान्य अवस्था में अधिक कुंडलित होती है, किंतु जैसे ही उस पर बल लगाकर खींचा जाता है वह तन जाती है, किंतु वह उस तनाव यानी ये
तनाव वाला रूप परिवर्तित रूप है। इस परिवर्तन का वह विरोध करने का प्रयास करती है और उसके विरोध करने के कारण वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आना चाहती है। तो पदार्थ या वस्तु का यही गुण जो अपने अंदर किए गए परिवर्तन का विरोध करता है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक अन्य अवधारणा देखेंगे जिसे प्लास्टिसिटी या सुघट्यता कहा जाता है। यहाँ यदि कोई पिंड या वस्तु है तो उस पर विरूपक बल लगाकर उसका आकार परिवर्तित कर दिया जाता है। जब उसका आकार परिवर्तित कर दिया जाता है तो पुनः यदि विरूपक बल हटा लिया जाए तो वह अपनी मूल अवस्था में आनी चाहिए, लेकिन वह अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास नहीं करती है। इसी को प्लास्टिसिटी या सुघट्यता कहा जाता है। इसके दो उदाहरण बड़े प्रचलित हैं, गीली मिट्टी और गूथा हुआ आटा। ये एक बार अपना रूप बदल जाने के बाद अपनी पुरानी अवस्था में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्था की सीमा। तो किसी पिंड पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो इस विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है। मतलब एक सीमा है विरूपक बल की जिससे कम बल लगाया जाए तो पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण बना रहता है, और यदि उस परिमाण से अधिक बल लगा दिया जाए तो पदार्थ जो होता है अपना प्रत्यास्था का गुण खो देता है। इसी को प्रत्यास्था की सीमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जानेंगे प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। कहने का आशय यह है कि मान लीजिए ये एक पिंड है जो कई प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो बल लगता है वह प्रत्येक अणु पर समान लगता है। इसी को प्रति एकांक कहा जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं, और यह प्रतिबल जो होता है बल और पिंड के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि विकृति किसे कहते हैं, यानी कि स्ट्रेन। तो कोई पिंड है, उस पिंड के आकार या परिमाप में जो परिवर्तन कर दिया जाता है बाह्य बल लगाकर, उसी को विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक तार है, उस तार पर डिफॉर्मिंग या विरूपक बल लगाने पर यदि उसकी प्रारंभिक लंबाई जो कैपिटल एल है उसमें परिवर्तन हो जाता है और उसकी वृद्धि हो जाती है स्मॉल एल, तो जो उसकी वृद्धि यानी स्मॉल एल और उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल होता है, उसी के अनुपात को विकृति कहते हैं। यह मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर। 1879 में हुक नामक एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु में विकृति अधिक नहीं होती है, किसी वस्तु में विकृति अधिक नहीं होती है या एक सीमा में होती है, तो ऐसे में जो वस्तु होती है उसमें उत्पन्न जो प्रतिबल होगा वह विकृति के समान ही होगा। अर्थात प्रतिबल
प्रोपोर्शनल होगा विकृति के, तब ऐसी स्थिति में प्रतिबल बराबर होगा ई इलास्टिसिटी इनटू विकृति के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता बराबर होगी प्रतिबल और विकृति के अनुपात के। यहाँ ई जो है यानी इलास्टिसिटी जो है ये नियत है, ये नहीं बदलती है। इसी ई को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर या इसी को हम पास्कल कहते हैं होता है। इसी में एक छोटे से तथ्य के बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, जिसमें एक यंग नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रत्यास्थता गुणांक निकाला जिसे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यह प्रत्यास्थता गुणांक जो है y जो है बराबर है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के। ये एक सूत्र है, इसको याद कर लेंगे। और यहाँ यंग के प्रत्यास्थता गुणांक को जो है y से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, समाप्त होता है। बार बार इसे देखकर कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। फिर से हम मिलते हैं विज्ञान सेगमेंट के अगले टॉपिक के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।